28 फरवरी 2009 शनिवार सुबह 5 बजे चारों रग्बी प्लेयर्स मरीना पर पहुंचे। आज उनका प्लान था आराम से वीकेंड फिशिंग ट्रिप एंजॉय करने का। ये चारों थे निक शेलर, विल ब्लैकली, कोरी स्मिथ और मार्क्वेस कूपर। चारों की दोस्ती रग्बी से शुरू हुई थी और अब वो भाई जैसे थे। उन्हें क्या पता था कि ये आम सा दिखने वाला वीकेंड उनकी जिंदगी बदल देगा। विल पहली बार समंदर में जा रहा था, इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड था। उसने पूछा कि क्या समंदर बहुत उछाल मारेगा। मार्कस ने कहा थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि वो तूफान आने से पहले फिशिंग स्पॉट पर पहुंचना चाहता है। तूफान शब्द सुनते ही विल चौकन्ना हो गया। उसने पूछा कैसा मौसम है। मार्कस ने सच बताया कि एक बड़ा तूफान आ रहा है, लेकिन उसने टाइमिंग कैलकुलेट कर ली है। वो लोग दोपहर 3-3:30 बजे तक फिशिंग खत्म कर लेंगे और शाम से पहले लौट आएंगे। खराब मौसम देर रात आएगा। प्लान सुनकर विल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके मन का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कोरी ने एक वाटरप्रूफ बैग निकाला और सबको कहा अपने फ़ोन उसमें रख दो। उसने कहा कि समुद्री नमक फ़ोन खराब कर सकता है और कुछ मील दूर जाने के बाद वैसे भी सिग्नल नहीं मिलेगा। विल ने माना कि ये सही है, लेकिन फिर भी उसने कंफर्म किया कि नाव में रेडियो है ना। मार्कस ने मजाक में कहा 2 स्ट्रॉ और एक लंबी रस्सी है। सब हंस पड़े। फिर उसने सीरियस होकर बताया कि हाँ रेडियो है। विल ने थोड़ा शर्माते हुए माना कि शायद वो ज़रूरत से ज़्यादा सावधान हो रहा है, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी अभी भी कहीं बाकी थी। सुबह 6:30 बजे नाव गहरे समंदर की तरफ बढ़ रही थी। सब कुछ खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसी समय जमीन पर टीवी में मौसम विभाग तेज ठंडी हवा और बड़े तूफान की चेतावनी दे रहा था। मौसम वैज्ञानिक इसे ऊपरी वायुमंडलीय अशांति कह रहे थे। निक की मां ने मौसम रिपोर्ट देखकर तुरंत उसे कॉल किया। फोन कुछ देर बजा और फिर वॉइसमेल पर चला गया, क्योंकि फोन तो वाटरप्रूफ बैग में बंद था। मां ने मैसेज छोड़ा कि उसने मौसम की खबर देखी है और वो बस कंफर्म करना चाहती है कि निक को तूफान की जानकारी है। उसकी आवाज में साफ चिंता थी, लेकिन ये मैसेज कभी सुना नहीं जाएगा। नाव में हिप हॉप म्यूजिक बज रहा था। वो पहले फिशिंग स्पॉट पर पहुंचे और लाइन डाल दी। निक की किस्मत अच्छी थी, जल्दी ही उसने एक बड़ी मछली पकड़ ली। वो खुशी से सबको दिखाने लगा। मार्कस ने उस जगह को कूपर्स होल नाम दिया था और बोला ये जगह कभी निराश नहीं करती। निक ने मजाक में कहा कि ये नाम बोलने में अजीब लगता है। इसी बीच विल की नज़र कोरी की उंगली में चमकती रिंग पर पड़ी। वो 2002 सुपर बाउल चैंपियनशिप की रिंग थी, जो उसने टैंपा बे बुकैनियर्स के साथ जीती थी। वो उसके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन ग्लोरी ज्यादा वक्त नहीं टिकती। कुछ देर बाद मार्क्वेस ने और गहरे पानी में जाने का फैसला किया। नाव फिर से तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। तभी निक का चेहरा पीला पड़ने लगा। लहरों के झटकों से उसका पेट मचलने लगा। उसे सी सिकनेस हो गई। वो नाव के किनारे झुककर गहरी सांस लेने लगा, लेकिन राहत नहीं मिली। विल ने कहा कि वो लेट जाए, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब लग रही है। निक ने कमजोर आवाज में कहा कि सुबह उसे अकड़ नहीं दिखानी चाहिए थी। उसने मजाक उड़ाया था कि सी सिकनेस की दवा कमजोर लोगों के लिए होती है। अब उसे अपनी गलती समझ आ रही थी, लेकिन देर हो चुकी थी। 4 घंटे बाद सुबह 9 बजे वो मार्कस के पसंदीदा गोल्डन स्पॉट पर पहुंचे। इंजन बंद किया गया और एंकर डालने की तैयारी हुई। मार्कस ने खास तौर पर कहा कि रस्सी टाइट रखकर धीरे धीरे एंकर नीचे छोड़ो। उसने धीरे धीरे एक्सीलरेटर बढ़ाया। इंजन गरजा, लेकिन रस्सी पीछे से नाव को नीचे खींच रही थी। नाव का अगला हिस्सा ऊपर उठ गया, पिछला हिस्सा पानी में धंस गया। नाव खतरनाक एंगल पर झुक गई। चारों लोग रेलिंग पकड़कर लटके हुए थे। उनकी पूरी नज़र पीछे की तनी रस्सी पर थी। किसी ने सामने से आती खतरे की दीवार नहीं देखी। एक विशाल लहर सामने से उठ रही थी। आसमान काला था और वो लहर एक चलती हुई पानी की दीवार जैसी दिख रही थी। जब उन्हें रोशनी का बदलाव और अजीब गरज सुनाई दी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो विशाल लहर सीधे नाव के अगले हिस्से से टकराई। नाव वैसे पलटी जैसे किसी दैत्य ने उसे हाथ से थप्पड़ मारा हो। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। जब वो पानी के ऊपर आए तो उन्होंने देखा नाव पूरी तरह उलट चुकी थी। उनकी सुरक्षा अब सिर्फ एक उल्टी पड़ी नाव की खाली खोल बन चुकी थी। चारों एक दूसरे के नाम चिल्लाने लगे, कन्फर्म करने के लिए कि सब जिंदा हैं। मार्कस ने सबको नाव के पास आने को कहा। उल्टी नाव थोड़ी फ्लोट कर रही थी, सहारा दे सकती थी। उन्होंने कोशिश की नाव को सीधा करने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी विल को याद आया एंकर की रस्सी अभी भी जुड़ी है। वही वजन नाव को नीचे खींच रहा है, लेकिन काटें कैसे? कोई चाकू नहीं था। विल पानी में डुबकी लगाकर गया और प्रोपेलर के तेज किनारे से रस्सी काट दी। रस्सी कटने के बाद भी हालत ज्यादा नहीं बदले। नाव अब भी उल्टी ही थी। लगभग 30 मिनट तक समुद्र में भटकने के बाद मार्कस के दिमाग में एक नया प्लान आया। उसने कहा कि जो रस्सी अभी काटी है उसे नाव के एक साइड में बांधकर सब मिलकर खींचते हैं। शायद रस्सी के सहारे नाव को पलट सकें। सुनने में प्लान ठीक लगा तो चारों फिर जुट गए।
उसी समय जमीन पर तूफान तेज होता जा रहा था। मौसम विभाग बता रहा था कि ये तूफान 2nd कैटेगरी हरिकेन की ताकत तक पहुंच सकता है। पावला ने फिर से निक को फोन किया, लेकिन इस बार भी सीधा वॉइसमेल। उसने मैसेज छोड़ा कि तूफान बहुत खतरनाक लग रहा है और उम्मीद है वो लोग लौट रहे होंगे। उसकी आवाज में डर साफ था, लेकिन वो मैसेज भी कभी नहीं सुना जाएगा, क्योंकि फोन समंदर में बंद पड़े थे। उलटने के करीब 5 घंटे बाद चारों को समझ आ गया कि नाव सीधी करना लगभग नामुमकिन है। नाव भारी थी और ठंडे पानी में उनकी ताकत तेजी से खत्म हो रही थी। हर कोशिश में एनर्जी जा रही थी और इस बर्फ जैसे ठंडे पानी में ताकत ही जिंदगी थी। धीरे धीरे सबको मानना पड़ा कि वो इस नाव को नहीं पलट सकते। अब नया रास्ता ढूंढना था। मार्कस ने खुद को शांत किया और सोचा कि नाव से क्या क्या काम की चीजें निकाली जा सकती हैं। उसने याद दिलाया कि नाव में एक कूलर है जिसमें खाना और पानी है, और वो शायद रस्सी से बंधा होगा। विल ने तुरंत पूछा, लाइफ जैकेट कहाँ है? मार्कस ने बताया कि केबिन के बाईं तरफ वाले स्टोरेज में है। विल बोला वो जाकर निकालता है, लेकिन मार्कस ने एक बड़ी समस्या बताई। अगर केबिन खोला तो पानी अंदर भर जाएगा और नाव जल्दी डूब सकती है। ये बहुत मुश्किल फैसला था। नाव को जितना हो सके तैरते रहने देना या रिस्क लेकर लाइफ जैकेट निकालना। थोड़ी देर सोचने के बाद सबने समझ लिया, नाव तो देर सवेर डूब ही जाएगी, लेकिन लाइफ जैकेट अभी चाहिए। बिना उसके वो ठंडे पानी में रात तक नहीं टिक पाएंगे। मार्कस ने खुद जाने का फैसला किया। कप्तान होने के नाते वो जिम्मेदारी ले रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसने मोटे कपड़े पहन रखे थे जिनसे वो पानी में डूब नहीं पा रहा था। उसने शर्ट उतार दी, भले इससे उसे और ठंड लगे। गहरी सांस लेकर वो पानी में डूब गया। इस बार वो सफल हुआ। अंधेरे पानी में टटोलते हुए उसने केबिन का हैंडल पकड़ा। ऊपर बाकी तीनों ने महसूस किया कि नाव थोड़ी और नीचे जा रही है, लेकिन कुछ ही पल में वो रुक गई। थोड़ी देर बाद मार्कस पानी से बाहर आया, हाथ में लाइफ जैकेट लिए। तीनों ने राहत की सांस ली। फिर वो दोबारा गया और 2 और लाइफ जैकेट निकाल लाया। थोड़ा आराम करने के बाद वो तीसरी बार गया और इस बार फ्लेयर गन लेकर आया। ये असली उम्मीद थी। फ्लेयर मतलब सिग्नल भेजने का मौका। अगर कोई जहाज पास से गुजरा तो शायद देख ले। अब केबिन में लगभग 15 बोतल पानी बची थी। अगर वो मिल जाती तो वो ज्यादा देर टिक सकते थे। इस बार कोरी ने कहा कि वो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो नीचे गया कुछ सेकंड में वापस आ गया। उसने घबराकर कहा कि उसे कुछ दिख नहीं रहा, पानी बहुत ठंडा है, वो दोबारा नहीं जाएगा। तभी दूर से एक आवाज आई, जहाज का हॉर्न। चारों अचानक जोश में चिल्लाने लगे। उन्होंने हाथ हिलाए, फ्लेयर जलाया। वो पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि जहाज उन्हें देख ले, लेकिन जहाज अपनी दिशा में चलता रहा। हॉर्न की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। जहाज अंधेरे और तूफान में गायब हो गया। उनकी आवाजें धीरे धीरे थम गईं। कुछ पल पहले की उम्मीद अब फिर से खालीपन में बदल गई थी। अचानक निक को याद आया उसका बैग, उसमें फोन है। अगर वो बैग मिल जाए तो शायद कॉल कर सकें। ये सोचकर सबके अंदर फिर उम्मीद जगी। निक ने कहा उसे थोड़ा आराम चाहिए ताकि शरीर थोड़ा गर्म हो जाए, फिर वो डुबकी लगाएगा। इसी बीच माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए विल ने मजाक किया। उसने कोरी से पूछा कि क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है, जैसे पिछले साल डिट्रॉइट की टीम का 0-6 का रिकॉर्ड। सब थके हुए थे, फिर भी हल्की सी हंसी निकल गई। कोरी बोला कि शायद ये पहली बार है जब वो कहेगा कि काश वो अभी डिट्रॉइट में होता। जमीन पर पावला और निक की मां फोन पर बात कर रही थीं। दोनों परेशान थीं क्योंकि किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। आखिर उन्होंने पुलिस को कॉल करने का फैसला किया। समंदर में निक ने ताकत जुटाई और बैग निकाल लाया। तीनों खुश हो गए। उन्होंने फोन निकाले और कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं। निक गुस्से और निराशा में चिल्लाया, 911 तो हर जगह लगना चाहिए ना, सैटेलाइट वगैरह कुछ नहीं होता। लेकिन सच ये था कि समंदर के बीचों बीच उनका फोन बेकार था। आधुनिक दुनिया का सबसे जरूरी उपकरण यहाँ सिर्फ एक बंद डिब्बा बन चुका था। मार्कस ने कहा, फोन बंद कर दो। अगर सिग्नल नहीं है तो बैटरी बचानी होगी, शायद बाद में कहीं सिग्नल मिल जाए। उधर पुलिस को रिपोर्ट मिल चुकी थी। मरीना में एक पिकअप ट्रक मिला था जिसके पीछे खाली ट्रेलर था। शक था कि वो लोग समंदर में फंस गए हैं। कोस्ट गार्ड को खबर दे दी गई थी। सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका था। लेकिन समंदर में फंसे चारों को ये नहीं पता था कि मदद रास्ते में है। रात गहराने लगी। मार्कोविस की हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था, दांत किटकिटा रहे थे। वो बोल भी मुश्किल से पा रहा था कि उसे बहुत ठंड लग रही है। निक ने उसे समझाया कि अभी ठंड लगना अच्छा संकेत है, इसका मतलब है शरीर अभी भी लड़ रहा है। असली खतरा तब है जब इंसान को ठंड महसूस होना बंद हो जाए। तब शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक गिर चुका होता है और दिमाग गलत सिग्नल देने लगता है।
उन्होंने खुद को मोटिवेट करने के लिए ट्रेनिंग के दौरान चिल्लाया जाने वाला नारा दोहराया। वो नारा अब सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि जिंदा रहने की जिद थी। तभी कोरी ने देखा कि बारिश रुक गई है। निक ने कहा, शायद भगवान ने सुन ली। लेकिन उसी वक्त दूर से एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये बिजली की आवाज़ नहीं थी, कुछ बड़ा उनकी तरफ आ रहा था। चारों ने ध्यान से सुना, आवाज़ तेज होती जा रही थी, और फिर उन्होंने देखा। चारों ने कान खड़े कर लिए। वो अजीब सी गड़गड़ाहट लगातार तेज होती जा रही थी। ये आवाज़ बिजली की नहीं थी, कुछ अलग थी, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ पानी को चीरते हुए उनकी तरफ आ रही हो। कोरी ने भी साफ सुना। सबने सांस रोक ली और अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। समंदर की सतह पर हलचल बढ़ने लगी थी। दूर पानी के ऊपर कुछ भारी सा हिलता हुआ दिख रहा था। गड़गड़ाहट अब बहुत पास आ चुकी थी। लहरों का पैटर्न भी बदलने लगा था, जैसे कोई ताकतवर चीज़ पानी को धकेल रही हो। चारों पूरी तरह चौकन्ने हो गए। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। ठंड, थकान और डर के बीच वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर सामने क्या है। गड़गड़ाहट अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। तभी एक बहुत बड़ी लहर दीवार की तरह पूरी तबाही लेकर उनकी तरफ दौड़ी। उसका जोर इतना भयानक था कि चारों को नाव से अलग अलग दिशाओं में उछाल कर फेंक दिया। दुनिया फिर से घूमने लगी। ऊपर नीचे सब उल्टा पुल्टा हो गया। चारों तरफ से समुद्र का पानी टूट कर आया और सब कुछ निगल गया। कानों में बस टेढ़ी मेढ़ी चीखों की आवाज़ गूंज रही थी, जो पानी के अंदर दबकर अजीब और दूर सी लग रही थी। चारों अलग अलग जगह पर समंदर की सतह पर तैर रहे थे। हर कोई अंधेरी में छटपटा रहा था, एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उस पलटी हुई नाव को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जो अब उनका इकलौता सहारा थी। अचानक विल चिल्लाया कि उसे नाव दिख रही है। निक पूरी ताकत लगाकर उसकी दिशा में तैरने लगा। कुछ मिनटों की तलाश, जो घंटों जैसी लग रही थी, उसके बाद चारों किसी तरह फिर से नाव तक पहुंच गए और दोबारा साथ इकट्ठा हो गए। तभी विल दर्द से कराह उठा। उसकी टांग किसी चीज से कट गई थी और खून बह रहा था। उसी वक्त एक और बड़ी लहर आकर उन पर गिरी। उधर तटरक्षक अधिकारी क्रूज को अभी तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली थी, लेकिन बंदरगाह पर एक गाड़ी खड़ी मिली, जिसके पीछे खाली बोट ट्रेलर लगा था। पार्किंग में वही एकमात्र गाड़ी बची। कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं आया था, न ही कोई SOS बीकन। क्रूज ने हालात को समझने की कोशिश की। तूफान दोपहर से ही अंदर की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे तापमान में अगर कोई पानी में गिर जाए तो उसके जिंदा रहने का समय बहुत सीमित होता है। उसने तुरंत अलर्ट जारी किया, सभी फ्रीक्वेंसी मॉनिटर करने को कहा और चैनल 16 पर कॉल करने का आदेश दिया। सर्च और रेस्क्यू ऑन ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, लेकिन तूफानी रात में बहुत कम किया जा सकता था और हर मिनट की देरी समंदर में फंसे लोगों के लिए जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती थी। समंदर में हालात और खराब होते जा रहे थे। बड़ी बड़ी लहरें बार बार उठतीं, चारों को नाव से गिरा देतीं और वे फिर तैरकर वापस चढ़ने की कोशिश करते।